आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। ये हमारा है बीवीटी। ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है सर्वप्रथम पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। पॉलिंग ने ये बताया था कि ये जो जटिल यौगिक होते हैं, जटिल यौगिक पहले ये जान लेते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ इस तरीके का यौगिक लिखा होता है और यहाँ पर फिर से अंदर लिखा होता है Fe, इधर लिखा होगा CN6 और ऊपर RH प्लस या माइनस कुछ दिया होगा। यहाँ कभी कभी K4 K3 लिख देता है। आयन कई प्रकार के ये जैसे लिखा है और एक हमारा मान लेते हैं इस प्रकार से अगर कुछ लिख दे, जैसे लिखा है NaCl, एक ये लिखा है CuSO4, इस तरीके से लिखा है। तो जटिल का मतलब ये होता है अगर उसको हम जल में घोल दें तो वह वापस अपनी पुरानी अवस्था में ना आ पाए। ये Na और Cl दो से मिल करके बना है। आप जल में घोलोगे तो Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब इसको जल में घोलोगे तो K4 अलग रहेगा और इतना पार्ट जो है ये सेम अपना स्थायित्व बनाए रखेगा। मतलब ये क्या है, कठिन हो गया है, जटिल हो गया है। तो इस प्रकार के जो साल्ट होते हैं इनको कहेंगे जटिल लवण या जटिल साल्ट। इनको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, संकुल भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये इनका निर्माण किस प्रकार होता है, इनकी आकृति कैसी है, इनका बंधन कोण कितना होता है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या युग्मित है, ये सब कौन बताएगा। इसके लिए कई सिद्धांत हैं। जो मूल सिद्धांत, प्रारंभिक सिद्धांत है वो आपका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे भी एक अच्छा है, उसमें और स्पष्ट बताया था, उसका नाम था क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। तो हम लोग आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले पॉलिंग ने बताया था, एक स्लेटर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा इसका सही किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट जो पॉलिंग ने बताया, उन्होंने कहा, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखना है, आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल अच्छी भाषा लिखनी है जो नोट्स में बताए हैं। तो ये आप होता क्या है, इसने पहला पॉइंट ये बताया, पहली अवधारणा ये बताई कि केंद्रीय धातु परमाणु में कुछ रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जैसे यही वाला एग्जांपल K4 FeCl6। अब इसमें देखिए जटिल पार्ट कौन सा है, जटिल पार्ट ये है, इसके केंद्र में कौन सा स्थित है, आपको ये Cl दिखे चाहे जो दिखे। यहाँ देखिए Fe जो होता है उसको लिगेंड तमाम घेरे रहते हैं इस तरीके से 6 लिगेंड, तो इधर भी Cl सब इधर Cl होता है, तो केंद्र में ये, तो इसी को कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। अब आपको पता है कि Fe जैसे लिखा है ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक के वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। तो जब उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल है तो उसी डी ऑर्बिटल में क्या होगा, वही डी ऑर्बिटल आपका क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है आपका बीवीटी, ये कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु की रिक्त डी ऑर्बिटल द्वारा उप सहसंयोजक बंध बनती है। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पॉइंट वो ये कहता है लिगेंड की संख्या के आधार पर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। एक पॉइंट इसमें और बताया कि जो आकृति होती है वो केवल किस पर आधारित होगी, संकरण पर, वो भी किस प्रकार से भी यहाँ लिखेंगे। एक और पॉइंट ये भी देख लो, रिक्त संकरित कक्षक जो होते हैं वो लिगेंड के ऑर्बिटल द्वारा भरे जाते हैं। तो पहले ये वाला पॉइंट हम समझ लेते हैं, इसको समझने के साथ ये अपने आप समझ में आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब आप लोग ये देखिए संकरण कितने प्रकार का होता है, कक्षा 11 में आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं। अगर sp संकरण कहीं है, हालांकि sp संकरण जो है आपका जटिल यौगिकों में संभव नहीं है। अब बात आती है क्यों नहीं संभव है, क्योंकि जटिल यौगिकों में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है और इस संकरण में कहीं भी आपका डी ऑर्बिटल नहीं है। ये अपवाद वाले केस में संभव होता है, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, बाकी ज्यादा आपको ये वाला नहीं मिलेगा, इसके अलावा बाकी सारे मिलेंगे। तो sp संकरण जो होता है, अगर कहीं आपका sp संकरण हो तो बीवीटी कहता है इसकी आकृति किस प्रकार की होगी, आकृति इसकी इस प्रकार से होगी। यहाँ पर कैसी आकृति आपकी, रेखीय आकृति, आकृति किस प्रकार की, रेखीय होगी। और या तो इसकी आकृति प्लेनर भी होगी, प्लेनर का मतलब इस तरीके से एक ऑर्बिटल इधर और एक इधर, तो ये समतल आकृति आपकी हो जाएगी। कैसी होगी,
समतल। अगर आपका यहाँ पर संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। कैसा संकरण है, sp3 संकरण है। इससे पहले sp2 छूट गया। sp2 संकरण जो है हमारा, sp2 संकरण, sp2 संकरण में क्या होता है, आप जो पहचानोगे आकृति इस तरीके से देखो, इसमें एक था, दो थे, तो यहाँ पर एक इधर एक इधर, तो ये कैसा हो गया, रेखीय। अब की बार दो इसमें के एक इसमें के, तो यहाँ पर एक दो और तीन हो गए, तो इधर इधर और इधर, तो ये क्या बन गया आपका, त्रिभुज बन गया। तो कह देंगे आकृति कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय हो जाएगी, त्रिकोणीय आकृति हो जाएगी। ये भी आपकी समतल ही हो जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं त्रिकोणीय समतलीय या समतलीय त्रिकोणीय। एक और संकरण यहीं पर sp3, इसमें देखिए तीन इसमें के एक इसमें का, टोटल 4। तो आकृति इस तरीके की भी आपकी संभव है। ये कौन सा आपकी आकार है, वर्ग का आकार है। तो ये कौन सा है, वर्ग। इसको दूसरा भी एक नाम दे सकते हैं। आप लोग कार्बन के संदर्भ में कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। अगर ऐसे रखा हो इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं, समचतुष्फलक। तो इसमें दो आकृतियां आपकी संभव है, ये डीबीटी बता रहा है। एक तो वर्ग समतली, वर्ग समतली, और दूसरी क्या हो सकती है, समचतुष्फलकीय। ये दूसरी संभव। एक और संकरण है sp3d संकरण। अब इसमें कितने हो गए, देखिए एक इसका, तीन इसके 4 और एक इसका 5, टोटल कितने हो गए, 5। तो इसकी आकृति इस तरीके से हो सकती है। आप ये देख लीजिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस प्रकार से हो गया। एक ट्रायंगल 3 हो गए, एक ऊपर लगा हुआ है इस तरीके से और एक नीचे। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज के आकार का है, इसमें 4 कोने नहीं, एक कोना, दो कोना, 3 कोना। तो एक ठीक ऊपर लगा है, एक ठीक नीचे लगा है। तो नीचे जो मेन पॉइंट है, इसको हम तीनों कोनों से मिला दें तो एक त्रिभुज नीचे बनेगा, एक त्रिभुज ऊपर बन जाएगा। तो ऊपर वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज हम कह देंगे पिरामिड टाइप का है, और ये समतल एक त्रिभुज है। तो इसकी आकृति हम कैसे कहेंगे, त्रिभुजी द्विपिरामिड, त्रिभुजी द्विपिरामिड। ये हो जाएगा। और एक और संकरण हमारा होता है sp3d2। ये देखिए कितना है आपका, दो इसमें के, तीन इसमें के, 2 3 5 और एक 6। 6 कैसे आपके बनेंगे, एक हो सकता है 4 वाला और एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। मान लिया ये किस प्रकार का, ये आपका बिल्कुल वर्गाकार का है। 4 यहाँ, 1 2 3 4, 4 ये हो जाएंगे। एक बीचों बीच से पॉइंट यहाँ पर उठा लीजिए और एक पॉइंट इसी के सीध में यहाँ उठा लीजिए। ऊपर वाले पॉइंट को चारों कोनों से मिलाइए, ऊपर भी एक पिरामिड, और नीचे वाले को चारों कोनों से मिलाए तो नीचे भी एक पिरामिड। तो ये हो गया वर्गाकार, और एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वर्गाकार द्विपिरामिड। तो इसकी आकृति कैसी हो गई, वर्गाकार द्विपिरामिड। ये हो गया वर्गाकार द्विपिरामिड। तो कितना आपका ये हो गया संकरण। एक और बचा है sp3d3। इसमें कैसा होता है, देखिए 3 3 6 7 हो गए। तो अब 7 कैसे बनेंगे, तो मान लीजिए कैसे, एक ऊपर एक नीचे 2 हो गए, बचे 5। तो पंचभुजी कर दीजिए इस तरीके से, ऐसे देखिए 5 भुजाएं हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। तो मान लीजिए ये पंचभुजी है, ये 4 कोने नहीं, इसमें 5 कोने हैं, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, सबको मिला दो तो एक नीचे पिरामिड एक ऊपर पिरामिड, तो हो जाएगा पंचभुजी द्विपिरामिड। ये हो जाएगा। तो बीबीटी के अनुसार संकरण किस प्रकार से होता है, आप वही 4 पॉइंट लिखिए और इतनी बात बता दीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 4 से ज्यादा का नहीं आएगा। तो आपको इतना लिखना होगा। 4 से ज्यादा का जब आएगा तो उसमें आपको आंकिक प्रश्न भी दे देता है कभी कभी कि संकरण बताइए या इसकी आकृति बताइए। तो इतना आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इसके बाद जो है एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, यहीं पर इसी का देख लो, K4 एफिशिएंट 6 का। तो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ये देख लीजिए, एफिशिएंट का होल 6 और इधर माइनस का 4 कर दो, क्योंकि यहाँ पर K4 था, तो जब 4 प्लस का होगा यहाँ पर तो 4 माइनस।
अब देखिए इसकी आक्सीकर अवस्था पहले निकाल लेते हैं Fe का। ये जो आक्सीकर अवस्था 4 है ये पूरे पर है, तो पूरे पर से हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब किस पर है, Fe से। तो Fe पर आक्सीकर अवस्था निकालते हैं, तो Fe का मान लीजिए कितना है, x है। आक्सीकर अवस्था निकालना आना चाहिए क्योंकि ये इसमें IUPAC में बहुत काम करेगा। एक नंबर की आईपीएससी का एक नाम होता है, आधा नंबर आक्सीकर का होता है, आधा नंबर नाम का। तो ये बहुत अच्छा तैयार करिए। ये Fe को मान लेते हैं x है, Cn पर 1 माइनस होता है लेकिन 6 है, तो 6 लिखो माइनस का 1 और पूरे ब्रैकेट में बाहर माइनस का लगा है 4। तो ये देखिए x इससे करोगे तो माइनस का 6 और बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4, ये उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 6 में से 4 तो x बराबर माइनस का नहीं प्लस का 2। x बराबर कितना आएगा, प्लस का 2। तो यहाँ पर प्लस का 2 हम लोग लिख लेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसी का हमको बनाना है, तो सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Fe का होता है 26, तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक आपका आर्गन 18 का हो गया, इतना तो जानते हो। इसके बाद में 18 हो गए, 3p के बाद हम कौन सी भरेंगे, आप बाउ के नियम के अनुसार भरोगे तो कहेगा 4s भरो, लेकिन नहीं, 4s को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 4s से पहले 3d हमारी छूट रही तो 3d भरेंगे। 18 हो गए थे, अब हम 2 इसमें भरेंगे। 18 2 20, बचे कितने, 26 बनने थे, 6 बचे, अब 6 यहाँ हो। अब देखिए हमको Fe का नहीं, Fe +2 का निकालना है। +2 का तो सब सेम ऐसे लिखते जाओ। 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से निकाल दो, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो अंतिम कक्षा से ही निकलते हैं। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो हो जाएगा आपका 3d6 4s 0। ये वाली कक्षा में लिख लेते हैं 3s 0 3p6 यहाँ पर। अब देखिए इनकी संख्या बना लीजिए। ये कौन सा हमारा है, 1 2 3 4, ये हमारा है 3d और ये हमारा है 4s। अच्छा 4s के बाद 4p भी तो खाली रहा होगा, 4p के बाद ये खाली रहेगा, 4p के बाद 4d भी खाली रहेगा, तो p भी बना लेते हैं। 1 2 3 ये होते हैं 3, ये कौन सा है, 4p। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें है 6, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक खास बात क्या है, Cn जब जुड़ने आता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। क्यों युग्मित हो जाते हैं, ये वाली बात BBT नहीं बता पाया था। ये वाली बात CFT ने बताया, लेकिन BBT जो कहता था, पहले लोग थे वो चुंबकीय गुण देख करके बता देते थे कि भैया युग्मन हो जाएगा, लेकिन जब इनसे कोई पूछता था कि युग्मन हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा, तो ये लोग नहीं बता पाते। तो आप केवल यहाँ सिंपल सा लिख देंगे Cn जुड़ने से पूर्व 3d इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है। इतनी बात आप लिख देंगे, तो 3d के इलेक्ट्रॉन युग्मन कर देंगे, मतलब ये वाला आ जाएगा इसमें और ये वाला आ जाएगा इसमें। तो आपका इस तरीके से कुछ बनेगा 1 2 3 4। तो इसमें भी 2 पहले से थे, इसमें 1 था, 1 उधर वाला आया तो 2 हो गए, 1 था 1 इधर वाला आया तो फिर 2 हो गए, ये खाली हो गया। ये यहाँ पर 4s है आपका, इधर आपका कौन सा है, p। अब देखिए कितने लोग जुड़ने आएंगे, 6 लोग जुड़ने आएंगे। आपसे ये पहले ही कह चुका है, रिक्त d ऑर्बिटल जहां खाली होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। तो Cn यहाँ भी आएगा, Cn यहाँ भी आएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसी रख दो। तो यहाँ पर भी Cn और यहाँ पर भी Cn, यहाँ पर भी Cn। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6। अब देखिए कितना हो गया। तो पहले यहाँ हम लोग रख दिए आपको बताने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में अभी नहीं रखेंगे। कब रखेंगे, पहले इनका क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे तब रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले ही चेक कर लो, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, जब 6 आपको कंफर्म नजर आए तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अभी नहीं रखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पहले संकरण कराएंगे। तो तीसरे पॉइंट में हमने यही लिखा था, जो संकरित कक्षक होते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो देखिए संकरण कैसे दिखाया जाता है, इस प्रकार से ऐसे दिखा दो, तीर ऐसे बना दो। डी के कितने हैं,
2, S का कितना है 1, P के कितने हैं 3, तो D2sp3, तो संकरण कौन सा होगा D2sp3। ठीक, तो ये वाला संकरण हो जाएगा D2sp3। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं, इसके नीचे जो है ये वाला इस प्रकार से ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 खाने बना रहे थे। अब 6 में क्या करा देंगे, साइनाइड का इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान करा देंगे। अब आप ये भी मन में सवाल हो सकता है कि साइनाइड Cn पर सिंगल माइनस होता है, तो हम लोग दो काहे बनाए, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं दान करता है। क्या दान करता है, युग्म मतलब जोड़ा, इसीलिए दो बनाया है। तो ये इसमें Cn कर देगा, इसमें Cn, इसमें भी Cn, इसमें भी Cn, सब कहीं Cn इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो यहीं पर अब देखिए संकरण हमारा कौन सा था D2sp3। अभी इधर हम लोग लिखे थे जब sp3 D2 संकरण होता है तो आकृति कौन सी होती है। एक तो तरीका ये है कि आप बिल्कुल घट लें, दूसरा तरीका ये है वहां sp3D इधर था, इधर है, इससे मतलब न रखो, आकृति ध्यान दो। आप याद ये करिए 3 इसके 2 इसके 5 और एक इसका 6, कितने हैं टोटल 6 को आपको संयोजित करने के लिए कितने बनाए जा सकते हैं, एक वर्ग बन सकता है, और वर्ग में क्या हो, एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो तो 6 हो जाएंगे। तो एक वर्ग बना दो, इस तरीके से हल्का 3D बनाना है तो हल्का टेढ़ा बनाया जाता है इस प्रकार से। तो एक ऐसे बना लो इस प्रकार से, यहाँ बीच में Fp बना लो, और इधर एक इधर 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 तो सब कहीं क्या लगा है NH3 लगा है, NH3 लगा दो, यहाँ भी क्या लगा दो NH3, यहाँ भी NH3, एक NH3 ऊपर लगा दो, NH3 ने Cl लगा दो, NH3 लगा दो, तो यहाँ Cl लगा दो, सब कहीं एक एक Cl लगा दो, यही आपकी आकृति हो जाएगी। ऊपर लगा दो, ठीक। अब इनको करेंगे क्या, अगर ऐसे मिला देते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ये मिले हैं ये मिला देते हैं। आकृति यहाँ पर लिखेंगे, आकृति कैसी है, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय। आकृति कैसी, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय। अगर आपसे पूछ ले चुंबकीय गुण इसका क्या है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए जैसे Cn जुड़ा है वैसे इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसका जोड़ा न बना हो, सबका जुड़ा है, मतलब सब युग्मित है। तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि तो चुंबक से दूर भागेगा। कंफ्यूजन ये ना हो कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखेंगे। आपसे कलर जब पूछेगा तो पूछेगा इस वाले कंपाउंड का, मतलब Cn समेत पूछेगा, तो Cn यहाँ तो जुड़ा नहीं, Cn यहाँ जुड़ा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन देखे जाएंगे। कभी कभी आपसे पूछता है कि बताओ ये उच्च चक्रण संकुल यौगिक है निम्न चक्रण। उच्च चक्रण का मतलब होता है चक्रण वाले फालतू हैं बहुत ज्यादा, तो चक्रण वाले का मतलब होता है अकेले अकेले वाले। ये देखिए अकेले अकेले ज्यादा है, लेकिन यहाँ से हमको मतलब नहीं, यहाँ से मतलब तो अकेले अकेले वाले हैं कोई इसमें नहीं है, तो ये कैसा है, निम्न चक्रण संकुल यौगिक। तो इतनी बात बता सकते हैं। ये कौन सा है, आकृति पहले लिखते हैं, आकृति कैसी थी, वर्ग समतलीय पिरामिडीय द्विपिरामिडीय हो गया। और कैसा है, निम्न चक्रण संकुल यौगिक, निम्न चक्रण संकुल। और दूसरा एक चीज है प्रतिचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। और ये क्या हो सकता है आपका, रंगीन की रंगहीन, रंगहीन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबका जोड़ा इसमें बना, ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। इतनी बात अपने आप बता सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहीं पर, तो इसको नोट करना हो नोट कर ले। एक एग्जांपल कोबाल्ट का ले लो, ये देखो कोबाल्ट, ये क्या है, हेक्साएमीन NH3 का होल 6 और इस प्रकार से प्लस का 3 यहाँ पर लिखना है। अब इसमें भी हम सबसे पहले कोबाल्ट की आक्सीकर अवस्था निकालना है, या उस पर निकाल लें कितना इस पर चार्ज है, तो ये x मान लेते हैं। x मानिए अमोनिया 6 है, यहाँ पर अमोनिया पर होता है 0 और बराबर कितना पूरे ब्रैकेट में प्लस का 3, तो ये जब 0 तो x बराबर प्लस का 3, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो हम ये सब मिटा देंगे और यहाँ पर प्लस का 3 लिखेंगे। कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम लोग यहाँ तक लिखेंगे, इसका यहाँ पर कितना है, आर्गन का हो जाएगा, मतलब
18 के बाद हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3p, इसमें 3p शामिल हो जाएगा, 3d लिखेंगे और 4s2 लिखेंगे और ये कितना 7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 18 2 20 7 27। अब हमको निकालना है कोबाल्ट प्लस का 3, तो आखिरी के 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो 4s में कितना बचेगा 0 बचेगा, एक इसमें से निकल जाएगा तो 3d 6 बचेगा। यहाँ किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3 निकाल रहे थे, इसमें 2 ही है, 2 निकल गए, एक अभी और निकाला है तो वो यहाँ से निकालना। कभी ये ना करना है कि 3 इसमें नहीं है 3 इसमें है तो इसमें निकाले उसमें से ना निकाले। इलेक्ट्रॉन आपको निकालने होंगे जैसे इस प्रकार से आपका ये नाभिक है, ये चौथी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, दूसरी है, तो पहले बाहरी कक्षा से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब बाहरी कक्षा समाप्त हो जाएगी तब हम लोग अब बाहरी ये बची तब यहाँ से निकालेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी वही सबसे पहले 3D का बना लो, 1 2 3 4 हो गए 3D का, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। इसके बाद ये देखिए जब हम 3D ये बना लेंगे 3D का कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। इसके बाद 4s भी बना लो, 4s में कुछ नहीं है, 4s के बाद आपका 4p खाली पड़ा रहा होगा, तो ये कौन सा है 4p, ये है आपका 4s और ये है आपका 3d। यहाँ पर देखिए NH3 भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो यहाँ हम लोग एक बार ये लिखेंगे NH3 प्रबल क्षेत्र, लेकिन यहाँ प्रबल क्षेत्र की बात ना लिखिए, केवल इतना लिखिए जितना बीबीटी ने बताया था। हालांकि अभी हम अगर CFT की बात कर रहे हो तो हमको लिखना पड़ेगा प्रबल क्षेत्र, क्योंकि उसने कहा था प्रबल क्षेत्र ये लिगेंड है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, इतना लिख दीजिए NH3 जुड़ने से पूर्व किसका युग्मन हो जाएगा 3D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, युग्मन हो जाता है। युग्मन जब हो जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ये बिल्कुल वही वाला केस होगा जो अभी पीछे हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये वाला बना लेते हैं। अब ये वाला बनाइए तो इसमें है कितना 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 खाने हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें 2 हो गए, पहले से थे, इसमें 1 था, एक और आ गया, 2 हो गए। इसमें 1 था, एक आ गया, 2 हो गए, ये पूरा खाली। और इधर हमारा 4s भी खाली और इधर हमारा कौन सा ये हमारा 4p भी खाली हो गया। हमको कितने लोगों को जोड़ना है 6 लोगों को जोड़ना है, तो 6 खाली होने चाहिए। पहले चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्या करा देंगे संकरण करा देंगे। यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे जरूर, इस तरीके से तीर भी बनाएंगे। तो लिखेंगे डी के कितने भाग लिए 2, क्रम से ही लिखेंगे, ये ना करना पहले एस लिख दे फिर डी लिख दे, क्रम से लिखेंगे sp3। अब हम लोग ये फिर से 6 खाने इस तरीके से बना लेंगे 1 2 3 4 5, 6 खाने हो गए। 6 खानों में क्या क्या कराएंगे NH3 का एक युग्म दान कराएंगे। NH3 में नाइट्रोजन तो इस तरीके से होता है, यही वाला इसमें दान कर देगा, तो सब कहीं यही वाला दान करेगा इस तरीके से। ये हो गया, ये इस प्रकार से दान करेगा। अब देख लीजिए संख्यात्मक कैसे होगी। संख्या आप पढ़ चुके हैं, देखिए 3 और 1 4 2 6 है इसमें, तो इसका मतलब क्या है एक इस तरीके से होगा, यानी यहाँ पर एक NH3 यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक ऊपर और एक नीचे। तो बीच में कौन रहेगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का 3 प्लस ये लिख लीजिए, ऐसे ऐसे बना दीजिए, सब क्या रख दो NH3, ये भी कैसा हो गया NH3। अब इसका गुण जो है वो आपको स्वयं बताना है, किस प्रकार का गुण होगा, रंगीन होगा कि बगैर रंगीन या रंगीन। तो रंगीन मतलब यहाँ से देखिए एक कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, सारे युग्मित हो गए हैं, तो ये रंगहीन होगा। एक भी अयुग्मित नहीं है तो ये कैसा होगा प्रतिचुंबकीय होगा। और यहाँ पर अगर गुण देखें हम इसका गुण तो रंगीन देख चुके, आकृत देखिए तो वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय होगी। कैसे होगी वर्ग समतली द्विपिरामिडीय आकृति हो जाएगी। चक्रण की बात करें उच्च चक्रण निम्न चक्रण, तो चक्रण क्या इसमें निम्न है। निम्न क्यों है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें बिल्कुल न के बराबर है या एक भी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ वाला ये कायदे समझ में आएगा। इसके बाद आपको जो भी वीडियो चाहिए वो बताएं, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ चाहो